नमस्कार दोस्तों, चाहे कितनी भी सगे हो, इन तीन लोगों के साथ अपनी स्त्री को कभी अकेला मत छोड़ना, वरना ज़िंदगी में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी हम लोग गलती कर देते हैं और अपने पत्नी को इन तीन लोगों के साथ अकेले छोड़ देते हैं और उसका अंजाम हमें बहुत बुरा भोगना पड़ता है। तो आखिर वो तीन लोग कौन से हैं दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ऑन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव था, जिस गांव में एक राजा रहा करते थे जिनका नाम वीर सिंह था। दोस्तों, राजा साधु संत पर काफ़ी विश्वास किया करते थे। एक दिन राजा घूमने के लिए जंगल में गए थे, तभी उन्हें एक साधु दिखाई दे दिया। साधु से राजा जाकर पूछते हैं, मेरी पत्नी ने गर्भ धारण किया है, आप देखकर बताइए कि मेरे यहाँ लड़का होगा कि लड़की। साधु बाबा कहते हैं कि मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ आपको लड़का होगा कि लड़की, पर आपके बारे में एक बात ज़रूर बता सकता हूँ, अगर आपके घर लड़की होती है तो आपके विनाश के कारण बनेगी। राजा बहुत उदास हो गए और घर जाते हैं। राजा की उदासी देखकर रानी बोलती है कि आप इतना उदास क्यों हैं। राजा कहते हैं कि साधु बाबा ने बताया है कि अगर हमारे घर लड़की होती है तो हमारी जान की खतरा बन सकती है। रानी भी अब चिंता में आ गई, वो भी भगवान को पूजा करने लगी कि हे भगवान, आप हमारे घर लड़का ही भेजिएगा। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन रानी ने बच्चे को जन्म दिया। तभी देखती है कि लड़का है। रानी काफ़ी खुश हो जाती है और राजा भी खुश हो जाते हैं। फिर दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और एक बार फिर रानी ने गर्भ धारण किया और कुछ समय के लिए राजा अपने राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए चले गए। तभी रानी ने एक बच्ची को जन्म देती है, यानी एक लड़की को जन्म देती है और रानी यह सब देखकर काफ़ी दुखी हो जाती है। रानी कहती है कि राजा बोले थे कि अगर लड़की होती है तो तुम उसे मार देना। और राजा कुछ टाइम के लिए जो कि बाहर काम से चले गए थे, तो वो सोच रही थी रानी कि अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पर रानी ने सोचा कि मैं अपने लड़की को अगर मारती हूँ तो ये मुझे बाल हत्या लगेगा, अगर नहीं मारती हूँ तो मुझसे राजा गुस्से हो जाएंगे। रानी की उदासी देखकर दासी बोलती है कि हे रानी महाराज, आप इतना क्यों उदास है। रानी ने सारी बात उस दासी से बता दी। दासी कहती है कि इस लड़की को अगर हम लोग मारते हैं, हम दोनों लोग पाप के भागीदारी होंगे, इसलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। इस लड़की को मैं अपने घर पर ले जाती हूँ और बोलूँगी कि ये मेरे भाई की लड़की है, यानी मेरी ये भतीजी है। और वो दासी लेकर चली जाती है और रानी राजा से कह देती है कि मैंने दासी को दे दिया है, वो जंगल में मारकर हमारे लड़की को फेंक देगी। दोस्तों, वो दासी लेकर घर चली जाती है और दासी कहती है कि इससे आपका लड़की भी जिंदा रहेगी और राजा को पता भी नहीं चलेगा कि हमारी लड़की जिंदा है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया और राजा एक दिन यानी शिकार करने के लिए जंगल में गए थे, तो वही लड़की जो कि उनकी लड़की थी वही दिखाई दी, जो कि काफ़ी सुंदर और सुशील थी। राजा उसको देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और राजा अपने घर आते हैं और मंत्री से बोलते हैं कि उस लड़की के जाकर तुम लोग पता लगाओ कि वो लड़की कौन है। दोस्तों, उसके घर मंत्री जाते हैं, यानी राजा के शादी के प्रस्ताव लेकर, पर उसकी बुआ बोलती है कि नहीं, मैं अपने लड़की की शादी राजा से नहीं करूंगी। फिर मंत्री आकर राजा से कह देते हैं ये सारी बात। राजा गुस्से में आ जाते हैं और राजा स्वयं जाते हैं उसके घर और बोलते हैं कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। उसके बाद उसकी लड़की की बुआ बोलती है कि ये लड़की आपसे शादी नहीं करेगी क्योंकि हम लोग गरीब घर के हैं और आप एक राजा हैं। तो राजा बोलते हैं कि इसमें आप लोग का क्या घाटा है। कितना भी माना करने के बाद यानी राजा नहीं मानते हैं। उसके बाद वो जो कि दासी थी वो कह देती है, यानी बता देती है कि ये आपका ही लड़की है। यह बात सुनते ही राजा के मन में बहुत बड़ा दुख उत्पन्न होता है और सोचते हैं कि मेरा लड़की अभी तक जिंदा है और मैं ये बड़ा सा पाप करने जा रहा हूँ। दोस्तों, राजा कहते हैं कि इसी वक्त इस लड़की को मार दिया जाए और राजा अपने लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इस लड़की को लेकर जाओ और जंगल में मारकर फेंक देना। राजा का आदेश पाकर राजा का जो पहला लड़का था उस लड़की को लेकर जंगल में चला जाता है। दोस्तों, भाई बहन का प्यार यानी
अटूट होता है। दोस्तों वो भाई सोचता है कि अगर मैं अपनी बहन को मारता हूँ तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। वो अपनी बहन को नहीं मारता है और जंगल में छोड़ देता है। अब तुम्हारा भाग्य भगवान लिखेंगे, भगवान भरोसा तुम जहाँ तक जा सकती हो। और वो वहाँ से लौट जाता है। रास्ते में आते समय एक हिरण को मार लेता है और उसकी दोनों आँखों निकालकर राजा के पास लेकर दे देता है। राजा देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि हमारी लड़की को हमारा लड़का मार दिया है। दोस्तों अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और जिस लड़की को यानी राजा के लड़का जंगल में छोड़कर आया था वो उसी जंगल में यानी फल मूल खाती और एक झाड़ी में छिप कर रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके शरीर पर जो भी वस्त्र था वो भी फटता चला गया। दोस्तों कहे तो वो अब अर्धनंगा हो गई, यानी उसका शरीर दिखने लगा। अब धीरे धीरे उस जंगल में कोई आता नहीं था, फिर भी वो उसी जंगल में अपना जीवन बिताती थी। एक दिन दूसरे राज्य के राजकुमार उस जंगल में शिकार करने के लिए आए, तभी उनकी नज़र उस झाड़ी में पड़ जाती है कि यहाँ पर तो कोई लड़की दिखाई देती है। तभी वो राजकुमार कहते हैं कि तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रही हो, तुम मेरे सामने आओ। तभी वो लड़की बोलती है कि आप मुझे एक वस्त्र दीजिए क्योंकि मेरे शरीर पर वस्त्र नहीं है। राजा ने अपना स्वयं चादर दिया और लड़की चादर ओढ़कर सामने आती है। राजकुमार जब लड़की को देखते हैं तो वो अचंभित रह जाते हैं और उसके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। लड़की इतनी सुंदर थी कि वो सोचने लगते हैं कि मैं इसी से शादी करूंगी और अपना प्रस्ताव राजकुमार उस लड़की के सामने रखते हैं। वो लड़की भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमार उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठाते हैं, अपने घर ना ले जाकर एक अपने मंत्री के घर ले जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की को तुम अपना लड़की मान लो और मैं इसी से शादी करूँगा। अगर मैं अपना घर डायरेक्ट लेकर जाता हूँ तो मेरी इज्जत की हानि होगी। दोस्तों और अगले दिन वो शादी का प्रस्ताव लेकर उस मंत्री के घर राजकुमार पहुंच जाते हैं और कुछ दिनों में शादी कर लेते हैं। अब उन दोनों का ज़िंदगी काफ़ी खुशी खुशी बीतने लगा। देखते ही देखते उस लड़की को एक लड़का हो जाता है और फिर ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर एक दूसरा लड़का हो जाता है। दोस्तों अब उन दोनों राजकुमार और लड़की का जीवन काफ़ी अच्छा बीत रहा था क्योंकि उनके अब 2 पुत्र हो चुके थे। एक दिन राजकुमार ने कोशिश किया कि अपने रानी के बारे में पूरा यानी इनका इतिहास क्या है बचपन का वो जानूं, पर वो पूछने की कोशिश करता पर वो राजकुमारी नहीं बताती, यानी बात कहकर टाल देती थी। पर राजकुमार ज़्यादा जिद करने लगते हैं तो रानी बता देती है। तो राजकुमार कहते हैं तुम अपने पिता के पास नहीं चलोगी। लाख कहने के बाद वो रानी मान जाती है और अपने पिता के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजकुमार अपने मंत्री और बहुत सारे सेनाओं के साथ चल देते हैं और राजकुमार कहते हैं कि तुम हमारे मंत्री के साथ चलो और मैं एक काम निपटा कर सीधे तुम्हारे पिता के घर पहुंचता हूं। यहाँ से जाने में काफ़ी समय लगेगा। और वो लोग रथ और घोड़ा निकाल कर चल देते हैं। दोस्तों राजकुमार तो दूसरे काम के लिए चले गए और मंत्री यानी उसके रानी के साथ रानी को लेकर उसके पिता के घर चल देता है। जाते जाते रास्ते में ही शाम हो जाते हैं तो एक शिविर लगाते हैं और वहीं पर सभी लोग रात के ठहरने की व्यवस्था करते हैं। रात जैसे ही होती है सभी लोग चल कर आए थे जो कि थके हुए थे, सभी लोग सो जाते हैं और एक मंत्री जो कि हवस का यानी शिकार होता है और उस रानी के पास चला जाता है। रानी देखती है कि इतने रात में हमारे पास कोई मंत्री आ रहा है। वो बोलने लगती है कि आप हमारे पास क्यों आ रहे हैं। यह सब देखकर रानी काफ़ी घबरा जाती है और वो मंत्री को देखती है कि इसके ऊपर हवस का शिकार चढ़ गया है। दोस्तों वो रानी अपने बड़े लड़के को सामने लाती है और वो मंत्री तलवार निकालता है और उस लड़के को काट देता है और रानी जैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर जंगल में जाकर छिप जाती है। फिर सुबह होता है और रानी और सभी मंत्रीगण वहाँ से चल देते हैं आगे की ओर। फिर रात होता है, फिर वैसा ही होता है दोस्तों और सभी लोग सो जाते हैं। फिर वो मंत्री रानी के पास आता है। रानी फिर देखती है कि फिर कल ही जैसा ये मंत्री कर रहा है। अपने छोटे लड़के को लेकर अपने सामने आती है, तब तक वो मंत्री उस छोटे लड़के को भी मार देता है। फिर जैसे तैसे जान बचाकर रानी वहाँ से यानी भाग जाती है और जाकर एक नदी में कूद जाती है। दोस्तों क्योंकि अब वो सोच रही थी कि हमारे पास कोई लड़का भी नहीं रहा तो मैं जीकर क्या करूँगी। नदी में इतना तेज़ बहाव था कि वो दहाकर एक किनारे पर चले जाती है और सुबह हो गया था। वहीं पर 5 साधु आए थे स्नान करने के लिए। वो लोग देखते हैं कि एक स्त्री यानी डूबी हुई है, एक स्त्री इस पानी में आ रही है। साधु निकाल लेते हैं और देखते हैं कि इतना सुंदर स्त्री है। वो लोग कहने लगते हैं कि मैं इससे शादी करूंगा। सभी लोग अपने में ही लड़ाई करने लगते हैं। तभी उनमें से एक साधु बोलता है कि अपने गुरु जी के पास इन स्त्री को लेकर चलते हैं।
गुरुजी के पास लेकर आते हैं तो गुरुजी काफ़ी ईमानदार और नेक आदमी थे। गुरुजी बोलते हैं तुम लोगों में से कोई एक ही से शादी कर सकता है, परंतु तुम्हारे पास कोई भी बहन नहीं है, तुम सभी लोग इसको बहन बना लो। और वो लोग बहन बना लेते हैं और तुम लोग के आने वाले समय में इससे काफ़ी फायदा होने वाला है। इधर राजकुमार भी वीर सिंह राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और उनके मंत्री भी जो कि उनकी पत्नी को लेकर चले थे वो भी राजकुमार के दरबार में पहुंच जाते हैं और मंत्री राजकुमार से बता देते हैं कि आपकी पत्नी बहुत यानी धोखेबाज निकली और आपके दोनों लड़कों को मारकर वहां से भाग निकली दूसरे के साथ। दोस्तों यह सब बात सुनकर राजकुमार काफ़ी उदास होते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है तब तक यानी जो कि साधु थे राजकुमारी को अपनी बहन बना चुके थे, वीर सिंह राजा के राज क्षेत्र में ही रहते थे। वो पांचों साधु जाते हैं राज दरबार में और कहते हैं कि मेरी एक बहन है जो कि आपकी राज दरबार में कथा सुनाना चाहती है, आप आज्ञा देंगे तो वो जरूर सुनाएगी। राजा कहते हैं ठीक है, तुम कल से आकर यहीं पर कथा सुनाना। और वो लड़की जाती है यानी साधु की भेष बनाकर और कथा कहती है। कथा सुनकर राज दरबार में सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। फिर राजा कहते हैं कि तुम यहीं पर रहो। तब पांचों साधु कहते हैं कि हमारी बहन राज दरबार में नहीं रही है, ये जंगल में रहती है, इसको जंगल में ही ठीक लगेगा, यहाँ पर नहीं रहेगी। जब आप कहेंगे कथा कहने के लिए ये आ जाएगी। दोस्तों उसके बाद राजा कहते हैं ठीक है, तुम लेकर जाओ। और अगले दिन जैसे ही जाते हैं तो राज दरबार में यानी कहे तो राजकुमार और जो मंत्री यानी राजकुमारी की बेटे को काटे थे वो सारे लोग वहाँ पर उपलब्ध होते हैं। तब वो कहती है कि आज मैं एक ऐसा कथा कहूँगी कि आप लोग कहेंगे कि ऐसा कथा ज़िंदगी में मैंने नहीं सुना है। और जब कथा चालू हो जाएगा कोई भी उठकर नहीं जाएगा, अगर जिसको भी जाना है वो अभी चला जाए। दोस्तों ऐसा बात होता है। अब राजकुमारी कहने लगती है कि एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसको लड़की जाति से काफ़ी नफरत था। उसके घर एक लड़की पैदा होती है और उस लड़की को वो अपने बेटे को दे देता है जंगल में मारने के लिए, तुम इसको मार कर आओ। पर उसका भाई जाता है जंगल में और उस लड़की को नहीं मारता है, भगवान भरोसे छोड़ देता है और वहाँ पर एक हिरन का शिकार करता है और उसका दोनों आँख निकाल कर राजा को दे देता है। राजा काफ़ी खुश हो जाते हैं कि हमारे लड़की को हमारे बेटे ने मार दिया। यह सब बात सुनकर यानी जो कि वीर सिंह राजा थे वो उस लड़की को हीरा का हार दे देते हैं। कहते हैं यह कहानी तुम सुनाओ और इस कहानी सुनाते वक्त यहाँ से कोई उठकर नहीं जाएगा। यानी दोस्तों कहे तो राजा वीर सिंह को यह कहानी सुनकर इंटरेस्ट आ रहा था क्योंकि उनके ऊपर ही कहानी थी। तब फिर वो लड़की कहती है, वो लड़की जंगल में जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी। तभी एक राजकुमार आते हैं और उस लड़की को अपने घर ले जाते हैं और उसे शादी कर लेते हैं। तब तक यानी जो उसका पति राजकुमार था वो भी एक हार निकाल कर दे देता है और कहता है कि इस कथा को तुम कंटिन्यू करो। और वो कथा फिर आगे कहने लगती है कि राजकुमार से शादी करने के बाद उस लड़की के एक पुत्र होते हैं और उसके बाद फिर दूसरा पुत्र होता है और उनका जीवन काफ़ी हंसी खुशी बीत रहा था। फिर एक दिन राजकुमार कहते हैं कि तुम अपने पिता के घर चलो। राजकुमार के कई प्रयास करने के बाद उसकी पत्नी मान जाती है और अपने पिता के घर चलने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में राजकुमार स्वयं अपने पत्नी को लेकर नहीं आते हैं, मंत्री को सौंप देते हैं और मंत्री उनके पहले पुत्र और दूसरे पुत्र को भी मार देते हैं। यह सब बात सुनकर जो कि राज दरबार में मंत्री था वो अब वहाँ से जाने की आज्ञा मांगने लगा। तभी राजा बोलते हैं नहीं, तुम यहीं पर बैठे रहो, क्योंकि उसका पोल खुल रहा था। उसके बाद लड़की कहती है कि वो लड़की अपना जान बचाकर नदी में कूद जाती है। नदी का बहाव इतना तेज था कि वो दहाकर यानी 5 साधुओं के पास चली जाती है और साधु निकालकर उस लड़की को बहन बना लेते हैं और वही लड़की आपके राज दरबार में यानी कथा सुना रही है। यह सब बात सुनते ही वीर सिंह राजा समझ गए कि ये तो हमारी लड़की ही है और उधर राजकुमार समझ गए कि ये हमारी पत्नी है और राजकुमार ने समझ गए कि ये हमारी पत्नी के 2 बच्चे थे, उनको यानी हमारे मंत्री ने ही मारा है। और उसी वक्त दोनों जो भी मंत्री उनके बच्चे को मारे थे उनका सर धड़ से अलग कर दिए। और दोस्तों वो कुछ दिन अपने ससुर के घर यानी उस वीर सिंह राजा के घर वहीं पर रहे और कुछ दिनों के बाद वहां से राजा उनको विदाई करते हैं और वो अपने घर राजकुमार अपने रानी को लेकर चले जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद उनको फिर 2 लड़के एक ही साथ होते हैं और अपना जीवन फिर यापन धीरे धीरे करने लगते हैं और उनको जो पहली खुशी थी वापस लौटकर चली आती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि कभी भी किसी पर आप विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास कीजिए जरूर, पर बीच बीच में उसका टेस्ट लेते रहिए। जिस तरह राजकुमार ने मंत्री का टेस्ट नहीं लिया और उसे अंत में धोखा मिला। तो चलिए दोस्तों इस कहानी से आपने क्या सीखा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों और मेरे प्यारे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।